नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी पार्टियों को झटका। ईडी सीबीआई के जांच पर गाइडलाइंस बनाने की याचिका खारिज। 14 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने की थी अपील। बिहार हिंसा पर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी का नीतीश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप। नीतीश बोले, जानबूझकर कराई गई हिंसा। हनुमान जयंती पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। अदानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में खरीदारी। मिड कैप में दबाव। सोने ने फिर दिखाई अपनी चमक। एमसीएक्स पर भाव 61,000 के पार। भाव में आगे और बढ़ोतरी का अनुमान। सभी जीएसटी कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग हो सकता है जरूरी। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर बढ़ सकती है सख्ती। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। 6 महीने के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के मामले 4,000 के पार। 15 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सतारा में ऑफिसों में मास्क जरूरी। फिर एशिया के सबसे धनवान इंसान बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स लिस्ट में 126 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया में टॉप पर और पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर। खबरों की शुरुआत सीबीआई और ईडी की जांच से, जिस पर गाइडलाइन की अपील पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है। 14 राजनीतिक पार्टियों की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि नेता भी आम आदमी की तरह ही है, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा सकती। पूरी खबर पर डिटेल लेने के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा, कोर्ट में तो विपक्षी पार्टियों को झटका लगता नजर आ रहा है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जी, सही कहा आपने। 14 विरोधी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जो सीबीआई और ईडी जांच कर रहा है उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए। खासतौर पर कि सीबीआई और ईडी जांच के जरिए जो विरोधी पार्टियां उनको निशाना बनाया जा रहा है। 95% केस सिर्फ विरोधी पार्टियों के लीडर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ब्लैंकेट गाइडलाइंस किसी के लिए नहीं बना सकते। नेताओं को अलग से प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती है। नेताओं को किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। उनको आम आदमी की तरह ही कानून के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो जो अभिषेक मनु सिंह यहाँ पर कांग्रेस पूरे 14 राजनीतिक पार्टियों की तरफ उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो इसे डिसमिस एज विड्रॉन कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 राजनीतिक पार्टियों की याचिका खारिज कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर एक झटका ही कहेंगे इसे विपक्षी पार्टियों के लिए। और अब बात फोर्ब्स की लिस्ट की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जलवा फोर्ब्स की लिस्ट में कायम है। वो एक बार फिर से एशिया के नंबर 1 धनवान बन गए हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के टॉप 10 धनवान की सूची में भी फिर से पहुंच गए हैं। फोर्ब्स की ताजा बिलियनियर्स लिस्ट को डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, बताएं जरा लिस्ट में और किस किस का नाम शामिल है? जी हाँ, तो फोर्ब्स की लिस्ट एक बार फिर आ गई है। दुनिया के सबसे धनवान लोगों की ये लिस्ट है, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट जिसे कहा जाता है। और इसमें भारत के मुकेश अंबानी एक बार फिर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये एशिया में सबसे अमीर है। जगह तो पहले भी थी, लेकिन जो पोजीशन है वो अगेन एशिया में नंबर 1 की हो गई है। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति 83.4 अरब डॉलर की और इसके साथ एशिया के सबसे धनवान। तो ये तो एक इनका अचीवमेंट हुआ। आइए अब जो लिस्ट है टॉप 10 की वो देखते हैं। वहां पर भी ये काबिज है, लेकिन इस लिस्ट पे नजर डालें तो बर्नार्ड अर्नोल्ट 211 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ, तो दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड लुई विटॉन उस कंपनी के मालिक और दुनिया में सबसे धनवान इस वक्त। इलॉन मस्क साहब 180 अरब डॉलर, हालांकि इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी काफी संपत्ति गंवाई है, लेकिन फिर भी दूसरा नंबर पाने में सफल रहे हैं। तीसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। इनकी भी संपत्ति नीचे आई है, लेकिन फिर भी 114 अरब डॉलर के साथ ये तीसरे स्थान पर बनाने में कामयाब रहे। लैरी एलिसन 107 अरब डॉलर के साथ दुनिया में चौथे सबसे धनवान आदमी है इस फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक।
और वॉरेन बफेट जाने माने निवेशक एक आइकन 106 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर है। लेकिन इस टॉप 10 की लिस्ट में अगेन मुकेश अंबानी ने अपना स्थान बनाया है और 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट पर 9वें स्थान पर है। और जैसा हमने आपको बताया कि एशिया में सबसे अमीर आदमी का जो खिताब है वो भी अब इनके नाम हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो ये तो रही फोर्ब्स की लिस्ट और अब बात करेंगे सोने के चमक की, क्योंकि क्रूड में आई तेजी के साथ एक बार फिर से मंदी की आशंका बढ़ी है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, तो वहीं कॉमेक्स पर भाव 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। ऐसे में क्या जल्द ही सोना 65,000 के भी पार निकल जाएगा? 2023 में कैसी रहेगी सोने की चाल, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता। मनीषा जी बताएं जरा, सोने में तो रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है और क्या इसकी चमक बढ़ेगी? पिछले 24 घंटे सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। सोने में 2% तो चांदी में 5% का इजाफा देखने को मिला। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल के हाईज पे तो भारतीय बाजारों में पूरे रिकॉर्ड हाईज पे कारोबार करता हुआ नजर आया और 61,000 के लेवल्स हमने यहाँ पर छूते हुए देखे। चांदी का भी कुछ यही हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल का हाई तो भारतीय बाजारों में 32 महीने का हाई यानी कि 75,000 रुपये प्रति किलो के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। सोने में सपोर्ट इस लेवल से है कि डॉलर इंडेक्स 2 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और अब ये माना जा रहा है कि 57% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस फेड मई की मीटिंग में रेट हाइक नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा थोड़े से कमजोर आए हैं। साथ ही साथ अगर हेज फंड्स का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी जोर शोर से है। अगर आप नेट लॉन्ग्स देखें तो वो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे है और चांदी में नेट लॉन्ग्स 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। हेज फंड्स ही नहीं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी बरकरार है। पिछले साल की रिकॉर्ड खरीदारी के बाद इस जो पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का रहा है वो 10 साल में सबसे बेहतर फर्स्ट क्वार्टर रहा, यानी कि खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कायम है। साथ ही साथ अगर रिटेल बाइंग देखें तो वो भी यूएस मार्केट्स में जो मिंट सेल्स हैं वो मार्च के महीने में 10 साल में सबसे बेहतरीन है, यानी कि 80,000 आउंसेस की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। 10 महीने के बाद पहली मरतबा मार्च में ETF बाइंग भी जोर शोर से देखने को मिली है। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पर लोग खरीदारी नहीं बल्कि अपना पुराना सोना चांदी बाजार में बेचने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाईज पे सोना है, 30 महीने के हाईज पे चांदी है। तो एज ऑफ नाउ जो इंडियन कंज्यूमर है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। तो कुल मिलाकर सोने में चमक तो बरकरार है, लेकिन गेहूं के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओले से गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है। सरकार का ये मानना है कि उत्पादन अनुमान के मुताबिक ही होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं गेहूं को लेकर आपके पास? देखिए, कुछ दिनों पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, तो ऐसा माना जा रहा था कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इससे जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान हो सकता है और इससे उत्पादन काफी कम हो सकता है। सोमवार को इसको लेकर के कृषि सचिव ने एक बैठक की थी, जिसमें सभी राज्यों से इनपुट मांगे गए थे। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए। तो उस बैठक के अंदर असेसमेंट किया गया और ये पाया गया कि जो गेहूं की फसल है तो उसको कोई खास इससे नुकसान नहीं पहुंचा। जिस तरह से इस पर उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद की जा रही है उतने उत्पादन होगा। गेहूं का उत्पादन 112 लाख मिलियन टन के आसपास, मेट्रिक टन के आसपास हो सकता है। हालांकि थोड़ी सी गेहूं की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ सकती है, गेहूं में थोड़ी नमी आ सकती है, या फिर जो गेहूं का दाना है वो थोड़ा हल्का हो सकता है। उसको लेकर के थोड़े कंसर्न थे, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर के किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। प्रोडक्शन पहले की तरह ही पूरा 112 लाख मेट्रिक टन के आसपास रहेगा और जल्दी ये जानकारी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसको लेकर के चिंता जताई थी। तो जल्दी ही ये कैबिनेट को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अप्रेज करेगी और कहेगी कि इस बार उत्पादन में किसी भी तरह की गेहूं में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो कुल मिलाकर गेहूं के उत्पादन में फिलहाल सरकार के हिसाब से कोई कमी नहीं। और अब बात बाजार की। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की बैठक के साथ ही बाजार में तेजी जारी रही। बाजार लगातार चौथे दिन हरे रंग पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, पीएससी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, सेक्टर्स का हाल आज किस तरीके का रहा, कहां पर तेजी और कहां पर सुस्ती? देखिए
क्रूशियल इवेंट अवेटेड है। इसमें एमपीसी का आउटकम किस तरह का आता है, लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट्स में मोमेंटम है और जो मोमेंटम है उसमें लार्ज कैप ड्राइव कर रहे थे मार्केट्स को आज भी। L&T 4% की बढ़िया तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर। HDFC लिमिटेड करीब 3% की तेजी, HDFC बैंक 2.5% ऊपर और ITC करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स 2.5% नीचे, M&M 1.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 1% नीचे और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1.25% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में जो लीड कर रहे थे उसमें LTTS यानी कि लार्सन एंड टूब्रो टेक सर्विसेज, कोफोर्ज और IGL, TTML कुछ ऐसे नाम जहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड, यहां पे नंबर्स का इंपैक्ट 4.5% का फॉल, मैक्स हेल्थ केयर 3% नीचे, फेडरल बैंक 3.5% नीचे और PB फिनटेक 3-3.5% के आसपास डिक्लाइन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। IT में L&T टेक, कोफोर्ज, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री और साथ साथ TCS, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक सपोर्ट यहां से आया था, लेकिन आज मिड कैप में केमिकल, कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी का रुझान बन रहा था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज के मार्केट का हाल और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अभी निवेश के लिए अच्छे स्थिति है, ऐसा कहना है हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। उन्होंने आगे कहा कि HDFC बैंक अच्छा कर सकता है, मगर अभी IT सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाना सही होगा। बिग पिक्चर में बात करूं तो हम फाइनेंशियल्स और बैंक्स में ओवरवेट थे और IT हमारा 0 था। बिग थिंग्स में हमें हर वक्त होता है कि IT का क्या किया जाए, तो IT में हमने एक भी शेयर नहीं खरीदा और हमें लगता है कि हमारा वो जो व्यू था वो अब तो पक्का प्रूव हो गया कि ठीक ही था कि IT स्टॉक्स आर अगेन डाउन 5-7% मे बी इन मार्च। अगर अब रिलेटिवली देखें तो अब हम मोर एंड डबल मोर बुलिश, जिसमें कुछ कर नहीं सकते खास, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा नियरली 9-10% है। वो HDFC बैंक जिसमें आज भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, उसके जो भी प्री रिजल्ट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं। सो वही हमारी अभी चल रही है स्टोरी की फाइनेंशियल बेटर है IT से। दिस इज अ बिग बेट। और अब बात करेंगे GST की, क्योंकि GST कलेक्शन बढ़ाने के लिए जल्द ही बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कल वित्त मंत्रालय की एक अहम मीटिंग में सभी GST कारोबारियों के लिए ई-इनवॉइसिंग जरूरी करने पर चर्चा हुई। साथ ही रिटर्न फाइलिंग में भी कड़ाई करने की बात इस मीटिंग में हुई। एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हाजिर हैं आलोक प्रियदर्शी, उनसे जानते हैं। आलोक जी, बताएं जरा GST कलेक्शन बढ़ाने पर क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? भले ही मार्च महीने में अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट GST कलेक्शन 1,60,000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा की वसूली हुई है, बावजूद इसके सरकार को अभी भी लगता है कि रेवेन्यू लीकेज के मोर्चे पर और साथ ही साथ GST कलेक्शन को बढ़ाने को लेकर अभी भी काफी ज्यादा स्कोप बाकी है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कल एक अहम बैठक इसी मुद्दे को लेकर हुई है और इसमें 2 मुद्दों पर खास चर्चा हुई है। पहला, ई-इनवॉइसिंग को और ज्यादा सख्त तरीके से लागू करने के लिए और दूसरी, सीक्वेंशियल फाइलिंग को और एक्सपैंड करने को लेकर। जो ई-इनवॉइसिंग अभी तक 10 करोड़ के जो कारोबारी हैं सालाना टर्नओवर वाले, उन पर लागू है, उसको घटाकर सभी GST कारोबारियों पर इस पर लागू करना है। हालांकि इसमें एक चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि जो ये थ्रेशोल्ड है उस थ्रेशोल्ड को 5 करोड़ और फिर उसके बाद 0 तक लेके आना है। दूसरा जो मुद्दा है वो सीक्वेंशियल फाइलिंग का। अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक अगर GSTR 1 कोई कारोबारी फाइल करता है, अगर 2 महीने तक फाइलिंग नहीं करता तो उसको 3B फाइल करने से रोक दिया जाता है। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में सख्ती हो सकती है कंप्लायंस को खासतौर से लेकर, उसमें यह हो सकता है कि जिस महीने भी GSTR 1 कोई कारोबारी नहीं फाइल करता, उसी महीने उसको GSTR 3B भी फाइल करने से रोका जा सकता है। तो इस तरह की सख्ती आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है और सरकार का यही टारगेट है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन इस वक्त हो रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाए और सरकार इसको लेकर जो मौजूदा जो सिस्टम है, GSTN सिस्टम है या फिर जो GST फाइलिंग सिस्टम है, उसको और रोबस्ट करने की तैयारी कर रही है, बना रही है। और सरकार के पास जो ई-इनवॉइसिंग को जनरेट करने का जो सिस्टम है वो सरकार के पास पर्याप्त है। इसलिए सरकार को लगता है कि जो ई-इनवॉइसिंग है उसको पूरे देश में सभी GST कारोबारियों पर लागू आराम से किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। तो GST के मोर्चे पर कुछ इस तरीके की तैयारी। और अब बात बिहार की, जहां के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा पर बिहार के विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में हंगामे को देखकर स्पीकर नाराज हो गए। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने सदन में कई गंभीर मुद्दों को उठाया, लेकिन नीतीश सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी ने बिहार सरकार पर दंगाइयों को बचाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हिंसा रोकने में फेल होने का आरोप लगाया है।
कौन लोग थे जिन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर हमला किया। आखिर क्या राम भक्त अपने जुलूस पर हमला करवाएंगे? क्यों कोई समुदाय चाहेगा कि अपने धार्मिक जुलूस पर वो हमला करवाए? तो एक सोची समझी साजिश के तहत, और चूंकि अमित शाह आने वाले थे, उनकी सासाराम की रैली को रद्द कराया जा सके, इसलिए सासाराम के अंदर तनाव फैलाया गया कि सम्राट अशोक की जयंती न मनाई जा सके। तो पूरे तौर पर ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विफलता है, उनकी सरकार की विफलता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बिहार के अंदर दोनों जगहों पर जो घटना घटी उसके लिए न्यायिक जांच बैठाई जाएगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बिहार में हुई हिंसा को साजिश बताया है। नीतीश ने कहा कि हिंसा किसने कराई इसकी जांच होगी। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। किसने फैलाई बंगाल और बिहार में हिंसा और कौन है इसका जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात संसद की, जहां के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे के साथ खत्म होने के कगार पर है। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल को खत्म होना है। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दल अदानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़े रहे और नारेबाजी और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया और फिर दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात कोरोना की, जो फिर से डराने लगा है। देश में 6 महीने में पहली बार एक दिन में कोविड के केसेस 4000 से ज्यादा हो गए हैं। 15 मरीजों की मौत भी हो गई है। फिलहाल देश में 23,091 एक्टिव केस हैं। डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रही दीपाली नंदा इस पूरी खबर पर। दीपाली, कोविड को लेकर फिर से टेंशन बढ़ने लगी है। देखिए, देश के अलग अलग राज्य फिर से अलर्ट मोड पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब चिंता बढ़ने लगी है। खास तौर पर अगर हम कोरोना के नए मरीजों की संख्या की तरफ देखें तो ये दिनों दिन ऊपर चढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4400 से ज्यादा नए मरीज देश भर में दर्ज हुए हैं और ये जो संख्या है ये 163 दिन बाद देखने को मिली है। वहीं मृतकों की संख्या के हिसाब से देखें तो 15 लोगों की जान सिर्फ एक दिन में कोविड की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में गई है। अगर मृतकों की बात की जाए तो 4 मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है। तो महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, केरल, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में खास तौर पर काफी तेजी से नंबर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब राज्य सरकारें और प्रशासन अपने स्तर पर बचाव के कदम भी उठाने लगे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान एक बार फिर से यात्रियों को ये सलाह दी जा रही है कि वो सफर के दौरान मास्क पहनकर रखें। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, वो ये कि अगर वकील चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। तो अब तमाम कदम अलग अलग स्तर पर उठते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि जो नंबर है वो एक बार फिर से डरा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है और बात अब अमेरिका के इतिहास में आज का दिन जो हमेशा याद किया जाएगा उसकी करेंगे, क्योंकि आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मैनहट्टन कोर्ट ने 34 आरोप लगाए हैं। पॉर्न स्टार केस में ज्यूरी ने उनके खिलाफ यह आरोप लगाया और सुनवाई के बाद उन पर $1,22,000 का जुर्माना लगाया गया। हालांकि वो अलग बात है कि ट्रंप ने फिर भी खुद को यहां पर निर्दोष बताया। तो वहीं कोर्ट की सुनवाई के लिए जब ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए तो वहां पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ट्रंप की गिरफ्तारी पर फिलहाल व्हाइट हाउस ने चुप्पी साध रखी है। एलन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है वो कुछ ना कुछ धमाका करते ही रहते हैं, चाहे वो पेड सब्सक्रिप्शन का हो या फिर उसमें कंफ्यूजन हो या फिर सबसे ताजा ट्विटर के लोगो में डॉगी का फोटो लगाना हो। मस्क है कि मानता नहीं। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।